फर्स्ट मैट्रिसेस क्लास नंबर 3 और आज हम बात करेंगे 3.2 की। और ये आज दूसरा पार्ट है 3.2 का, यानी ये कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट। पहले 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। किसके अंदर डिस्कस किए थे हमने? ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 सेकेंड कह सकते हो, ये पार्ट सेकेंड है। किसका? एक्सरसाइज 3.2 का। अब ना हमने कहा हम सिंपल फॉर्म तो पढ़ चुके हैं, आज हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी, अगर आपको याद हो तो, कि ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, नहीं होता ना? वेरी गुड। और अगर उसे ए बी बी ए के अगर इक्वल होना होगा तो कंडीशन क्या होगी? व्हेन ए और बी दोनों क्या होंगे? इक्वल हो। अगर इन केस हुआ तो ध्यान रखिएगा, जब तक वो मेंशन ना कर दे ए इक्वल टू बी, हम पहली ही प्रॉपर्टी को हमेशा एज्यूम करेंगे। हम पहली प्रॉपर्टी को ही क्या करेंगे? हमेशा एज्यूम करेंगे। जब तक वो ए और बी को इक्वल ना दे तब तक ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। फिर हमने इसके बाद एक कंडीशन बताई थी बेटा जी, ए प्लस, याद करो ये प्रॉपर्टी पर मैंने प्रूव करी थी, बताई थी, ए आई इक्वल टू आई ए, ये ए के इक्वल होता है वेयर ए सॉरी आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नेचर कैसा होता है, तो बताइए कैसा नेचर होता है? एग्जैक्टली क्या होता है? स्क्वायर नेचर का होता है, यानी जहां स्क्वायर होगा वहीं पर आइडेंटिटी बन सकती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी आइडेंटिटी की? डायगोनल एलिमेंट कम होते हैं, बाकी सारे जीरो। इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? हमेशा 1 होंगे। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन के बारे में, अब यहाँ पर तो ये बात क्लियर है, तो इसके प्रूफ के लिए अगर मैं कराऊं तो एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ करवा के। 2 3 सिंपल सा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं ले रहा हूँ। आप खुद मतलब क्वेश्चन जब ट्राई करोगे तो कर लोगे। 1 0 0 प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो, कमाल की बात यह है कि हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, पर यहाँ पर ए आई और आई भी अलग है, ए भी अलग है, पर दोनों आगे पीछे प्रोडक्ट होने के बाद भी क्या कर रहे हैं? सेम ही रिजल्ट दे रहे हैं। ये कमाल की बात है, ठीक है। जबकि आई और ए क्या है? दोनों क्या है? अलग अलग है। तो अब ये बात हम प्रूफ करेंगे इस कंडीशन से। तो चलिए प्रोडक्ट करते हैं। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 यानी 2 ही आएगा, ठीक। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बेटा, अच्छा प्रोडक्ट करा दिया ना आपको? तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 3। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 5 प्लस 0 और फिर 5 0 और 4 1। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा जी? पक्का? बढ़े आगे हम। अब सेम यहाँ पर करें बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 प्लस 0 और 3 प्लस 0, फिर 0 प्लस 5 और 0 प्लस 4, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, ये तीनों की तीनों सिचुएशंस क्या आ रही हैं? सेम ही तो आ रही है। ये आपकी क्या होगी? ट्रू होगी ना कंडीशन? अब ये ऐसा क्यों हुआ? लॉजिक समझो इसका, क्या लॉजिक है बताओ? अगर मैं लॉजिक वाइज बात करूं तो क्या लॉजिक लग रहा है आपको इसमें?
जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ एक ही प्लेस को उठा रही है, दूसरा ऑटोमेटिक क्या बना रही है, 0 बना रही है, इसलिए ऐसा हुआ, और वो भी सेम ही बना रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो ये 3 हो गई हमारी प्रॉब्लम। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, एक बार मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, और मैं कुछ इसमें ना छोटे छोटे एडवांसेस करवाऊंगा आपको, ठीक है, जो कि अलग से पूछे जाते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन, ओके। मैं पहले वो क्वेश्चन देख लेता हूँ जो मुझे नहीं करवाने, जो आप खुद करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 जो नजर आ रहा है आपको, ये इसने कह रखा है इक्वल नहीं है, वही वाली बात, ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। तो ये बात सच है कि अगर दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स हो तो सेम ये भी है, ये दोनों हो जाएंगे। ट्राई कर लोगी? वेरी गुड। अब ना क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मैं आपको शो कराता हूँ, आपको करवाता हूँ, वो आप देखिए। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर खासियत क्या है? ये क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है, फर्स्ट आपके जो यूटी होंगे उनके अंदर आने के आसार इसके अच्छे हैं, मगर एक क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने, बहुत ज्यादा, मतलब 99.99% पूछा जा सकता है 18 क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन की भी आसार अच्छे हैं। तो ये एफ एक्स दे रखा है, मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो किस नेचर में है, फंक्शन के नेचर में बेटा। ओके, अब हमसे उसने क्या बोला, उसने कहा कि शो करिए कि एफ एक्स और एफ वाई वो किसके इक्वल है, एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। अगर वो ऐसा हमसे बोलता है बेटा, तो हम पहले क्या करेंगे कि वी हैव व्हाट, वी हैव एफ एक्स एज cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, ये आपके पास एफ एक्स आ गया। ठीक बेटा, अगर मैं बात करूं एफ वाई की, तो बेटा जी ये बताइए कि आप अगर वहां एक्स रखती हैं तो वो फंक्शन आ रहा है, और फंक्शन में क्या होता है, वेरिएबल को ही तो चेंज किया जाता है, तो नया फंक्शन तैयार हो जाता है। अगर मैं इस f की जगह y डाल दूं, सॉरी x की जगह y डाल दूं, तो यहाँ क्या होगा, cos y माइनस साइन y 0 0 1 साइन y और cos y 0 0, यही होगा बेटा, होगा ना। और थर्ड कंडीशन उसने एफ एक्स वाई बोला है, तो मैं एफ एक्स वाई भी निकाल सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? आगे पर उसने हमसे बोला कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है, और हमें जो LHS दिया हुआ है वो क्या है, वो fx इंटू एफ वाई है, यही है ना LHS आपका। अगर वो LHS ये बोलता है बेटा जी, तो ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन वाई 0 और साइन, सॉरी वाई की जगह x कर देते हैं, और साइन x cos x 0 और 0 0 1, and next is what, next is cos y minus sin y 0 और sin y cos y 0 0 0 1। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? नाउ वी नीड टू बी प्रोडक्ट दिस, तो हम प्रोडक्ट करते इस बात को ध्यान रखते हैं, प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा, क्यों होगा, पहले का कॉलम दूसरे की रो पे इक्वल है। एग्जैक्टली फर्स्ट
फर्स्ट के कॉलम दूसरे की रो के इक्वल है। और दूसरी बात हमने और कहा था, दो स्टेटमेंट कही थी। हमने कहा था कि इन द केस ऑफ बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन इट कैन बी डायरेक्टली प्रोडक्ट। कहा था ना, ये जरूरी नहीं है कि दोनों का सेम ऑर्डर है तो प्रोडक्ट हो सकता है, पर ये जरूरी है कि दोनों का स्क्वायर नेचर हो और सेम ऑर्डर का स्क्वायर हो तो उसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। बताया था, नोट लिखवाया था। चलिए, अगर मैं इसका प्रोडक्ट करता हूं तो क्या होगा बेटा, cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक, ओके। हाँ जी। अब ये क्या हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, सेकंड को मल्टीप्लाई, ये जीरो हो जाएगा ना नेक्स्ट वाला, जीरो इंटू जीरो। अगला करोगे तो क्या होगा बेटा, माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y, जीरो। फिर जीरो प्लस 1, जीरो। यहां तक बात समझ में आ गई। 0 + 0 + 0 होगा ना। ये जो है थर्ड रो के, थर्ड कॉलम के, तो पहला वाला जीरो हो गया, दूसरा वाला हाँ इसके जी। साथ जीरो हो गया, और तीसरा वाला इसके साथ जीरो हो गया। ठीक बेटा, हाँ जी। ओके। अभी ओके है। चलो हाँ जी। अगला, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मतलब क्या हो बेटा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई और जीरो। ठीक, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, जीरो, और फिर जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। इज इट ओके? ये भी जीरो हो गया, हाँ जी। ये भी जीरो हो गया, और बेटा जी ये हो गया 1। अभी क्लियर है? हाँ जी। यस। अब आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा ऊपर कुछ फॉर्मूला सा लग रहा है क्या, cos x cos y माइनस sin x sin y, किसका फॉर्मूला होता है, cos cos x + y। प्लस y का। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास क्या मिलेगा बेटा, sin x - sin cos x x sin y प्लस sin x cos y। ये फॉर्मूला किसका होता है, sin x प्लस y का होता है ना। ये जीरो हो गया बेटा। अब इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, ये sin x प्लस वाई और cos x प्लस वाई, जीरो 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 और 1। ठीक है, हाँ जी। तो ये आपका क्या आ गया बेटा जी, ये RHS नहीं आ गया क्या, आगे। तो ट्रू होगी कंडीशन। क्लियर हुआ हाँ जी। क्वेश्चन? यस। अब ना कुछ इक्वेशन की कंडीशन है, मैं थोड़ा सा एडवांस जाऊंगा। एडवांस इसलिए जाऊंगा क्यों, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आपको मैंने प्रोडक्ट करना सिखाया, एडिशन करना सिखाया, सब्ट्रैक्ट करना सिखाया। मैंने कहा था कि बेटा यहाँ पर डिवीजन नहीं होता, यहाँ पर डिवीजन नहीं होता, यहाँ डिवीजन की जगह क्या होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स। अब हम इनवर्स ही क्यों बोलते हैं, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, अगर इनवर्स है तो इनवर्स को कितने तरीके से निकाल सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट, हमारे जो अभी तक के सिलेबस में है वो कंडीशन क्या क्या है और क्या क्या फ्यूचर में आ सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला। तो उससे पहले ना मैं आपको एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या, मैं आपको क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ। ये स्क्रीन दिखाई दे रही बेटा? हाँ जी। ठीक है,
ओके, स्क्रीन में ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको? स्क्रीन कौन सी नजर आ रही है आपको? व्हाइट बोर्ड वाली। जो क्वेश्चन कराया था स्क्रीन नजर आ रही है ना? हाँ जी। ओके, अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चंस है ना, उनकी वैरायटी दो टाइप की है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जैसे आपके पास मानिए क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी। अब बेटा जी देखो, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर के ए 2 1, पहली कंडीशन। हमें क्या करना है? इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देना है, बाकी कोई मेहनत नहीं करनी। इसने आई दिया है तो ठीक है, अगर वो आई नहीं भी देगा तो हमें यही फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान रखना, आई को डिसाइड किसकी हेल्प से करते हैं? जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन हो, जो मैट्रिक्स क्या हो, गिवन हो, उसकी हेल्प से हम आई को डिसाइड करते हैं। अगर वो 2/2 में दी है तो आई हमेशा बिना कहे आप 2/2 में लेंगे, और अगर मेंशन नहीं है, वो 3/3 है, तो वो आप 3/3 ही लेंगे। यानी आइडेंटिटी का नेचर एज पर द गिवन मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? गिवन मैट्रिक्स। इट इज नॉट मैंडेटरी टू बी गिवन ऑलवेज, ये जरूरी नहीं है वो हमेशा गिवन हो। अभी आपके पास ये ए है और ये आई है, तो पहला काम क्या है? ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए करते हैं बेटा, तो ए क्या होगा? 3 - 2 4 - 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 3 - 2 और 4 - 2, ये आपके पास आ गया। अगर आप प्रोडक्ट करोगे बेटा तो 9 - 8 और -6 + 4 और 12 - 8 और -8 + 4। ए स्क्वायर आ गया आपके पास। ए स्क्वायर बेटा क्या है? 1 - 2 4 और -2। इज इट ओके और नॉट? दूसरा उसने के ए का ध्यान रखना, ये क्या है? स्केलर है ना? हाँ जी। स्केलर प्रोडक्ट है ना? तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है? वो स्केलिंग वैल्यू वेक्टर के सभी एलिमेंट को सेम इफेक्ट डालती है। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट और डिवाइड में तो डिवाइड। अब अगर मैं 2 के साथ सॉरी के साथ करूंगा तो ये 3k हो जाएगा, माइनस का 2k हो जाएगा, ये 4k हो गया, और माइनस का 2k। ये भी बात समझ में आ गई। अब 2i बेटा जी, 2i का मतलब यहाँ क्या है बताओ? 2 0 0 2। अब मुझे सिर्फ इक्वेशन के अंदर इसको पुट करना है और क्या कर लेना है? जस्टिफाई कर देना है इस कंडीशन को। यहां से मुझे क्या मिलेगा? 1 - 2 4 - 4 इक्वल टू 3k 4k -2k -2k, और बेटा ये 2 0 0 2। ठीक है, यहां से क्या मिला? 3k + 2 -2k 4k -2k + 2। ठीक, और यहाँ क्या है? 1 - 2 4 - 4। अब आप क्या करोगे? इक्वेट करके वैल्यू निकालोगे। आई होप बात समझ में आ गई? हाँ जी। आ गई? कर लोगे? यस। के की वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या है? -2 = -2, यानी के की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, अब आपके लिए थोड़ा सा काम बढ़ा रहा हूँ। काम कैसे बढ़ा रहा हूँ? एक क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं, आप ट्राई करेंगे, पर उस क्वेश्चन में एक एडिशनल पार्ट है, वो मैं आपको कराऊंगा जो बुक में मेंशन नहीं है।
और एग्जाम में पूछे जाने के भरपूर चांसेस है, इसलिए उसको मैं कराने जा रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए, अब सेम ही पॉइंट है, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक बेटा जी। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई आप ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए करिएगा, उसके बाद क्या करेंगे आप 5a करेंगे, फिर क्या निकालेंगे 6i, और फिर सभी को एक्यूमुलेट कर लेंगे एज पर द ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और उसके बाद से सॉल्व कर लेंगे क्या, ठीक है, छोड़ दूं, कराने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको देखो। आपके पास जब ऐसे क्वेश्चन गिवन हो, क्या हो, ऐसे क्वेश्चन गिवन हो, तो वो हमेशा ना अपने क्वेश्चन में एक नहीं दो आंसर की डिमांड रखते हैं, एक नहीं दो आंसर की डिमांड रखते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देखो, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? अभी आप ध्यान से देखो, तो आपको लगता है कि ऊपर जैसे ही सॉल्व करने का पैटर्न है, ऊपर जैसे सॉल्व करने का पैटर्न है, लेकिन ए क्यूब जो है उसे ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे या ए इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे? बेटा एक सेकंड बोलो। जैसे ए क्यूब है उसे हम ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे या फिर ए इंटू ए स्क्वायर करेंगे? देखो यहाँ पर ना निकालने का जो तरीका होगा थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। डिफर का सेंस क्या है, पहले आप a इंटू ए करेंगी तो पहले क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक। फिर आप क्या करेंगे बेटा, ए स्क्वायर को ए क्यूब कैसे निकालेंगे, जो आपने ए स्क्वायर निकाला हो उसे ए से प्रोडक्ट करेंगे तब, यानी डायरेक्ट मतलब क्यूबिंग वगैरह मत करने लगना, ये प्रोडक्ट का ही केस है। ए इंटू ए करके एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी, जो मैट्रिक्स निकलेगी फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए की क्यूब आएगी। अगर ए 4 कहता है तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों को फिर से प्रोडक्ट करेंगे। आगे बात समझ में? तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर ऐसे निकालेंगे, ए क्यूब ऐसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने में तो कोई दिक्कत नहीं है जी, ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, 7a आप निकालेंगी, 2i, आई का मतलब देखो, अब बताओ यहाँ पर आई क्या होगा, 3 क्रॉस 3, क्या होगा 3 क्रॉस 3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3/3, यानी यहाँ पर आइडेंटिटी कैसे काम करेगा, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0। मैंने कहा था कि जब गिवन ना हो तो ध्यान रखना है, आपने क्या करना है, जो मैट्रिक्स दी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या। तो क्वेश्चन लेंदी है, नो डाउट टाइम लगेगा, कैलकुलेशन है इसके अंदर, और अच्छी बात भी है, कैलकुलेशन अगर अभी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी तो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी, यही होगा। मगर इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट है जो कि हिडन है, जिसे एग्जामिनर पूछ लेता है, वो है इनवर्स। वो क्या है, इनवर्स। तो मैं पहले ना इनवर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। मुझे नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन को मुझे कराना चाहिए, तो कर सकती हैं आप ना, कैलकुलेशन ही है, दिक्कत आएगी तो पूछ लीजिएगा। अब मैं सीधा ना इनवर्स के ऊपर आता हूँ, और इनवर्स निकालने का बेटा यहाँ पर मैं इनवर्स लिख रहा हूँ, और इनवर्स जो निकालने का तरीका है वो क्या है, वो ध्यान से देख लीजिए आप। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स की। इनवर्स के लिए पहले मेथड हमारे पास कैसे कैसे, तो मेथड है, पहला मेथड जो कि पूछा जाता है जिसे हम इक्वेशन मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन मेथड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, ऑपरेशन मेथड, ठीक।
तीसरा होता है डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड, इसको इन्वर्सन मेथड ही बोलते हैं, इन्वर्सन। ये आपके 3 है। अब इन्वर्स, ये सब बातें बात की बातें, इनमें पहले समझ लेते हैं क्या है और क्यों सर आप ऐसा कर रहे हो। देखो ध्यान से सुनिएगा, जो प्रीवियस सिलेबस था मतलब 2021 और 2022, उस सिलेबस के अंदर इक्वेशन मेथड और इन्वर्सन मेथड अलाउ थे पर एलिमेंट्री नहीं था। बट एज पर द डिस्कशन विद द अदर टीचर्स, जो हमारे कलीग्स हैं, उनसे डिस्कस करने पे ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि इस साल जो सीबीएसई है वो अपने पुराने पैटर्न पे वापस आ जाए। क्या हो जाए? पुराने पैटर्न पे वापस हो जाए। अगर पुराने पैटर्न पे वापस आती है तो ये जो सेकंड वाला मेथड है एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये दोबारा से रिज्यूम हो जाएगा सिलेबस के अंदर, तो हम इसको भी सीखेंगे प्रॉपरली। और इसमें भी एलिमेंट्री में ना 2 ऑपरेशन है, एक रो से और एक कॉलम से। जो रो वाला ऑपरेशन है ये सीबीएसई वैलिड कर रखा है सीबीएसई में, यानी सीबीएसई के अंदर इसी को चेक किया जाता है। इवन कॉलम से निकालो चाहे रो से निकालो, आंसर क्या आता है सेम, पर इसको सीबीएसई वैलिड नहीं मानती, पर ये वैलिड है, ये प्रॉपरली क्या है, वैलिड है। यानी चेक, ध्यान देना, हमें पढ़ना वही है जिससे स्कोर भी किया जा सके। सॉल्यूशन आना अच्छी बात है, हमें पता है कि डिफरेंट तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, वेरी गुड, पर हमें क्या करना है, उन मेथड या उस फॉर्म पे ज्यादा काम करना है जो सीबीएसई चाहती है। ठीक है, तो कॉलम वाले कंसेप्ट में भी क्या है, वैलिड है, बट हम रो वाले पर प्रेफरेंस देंगे और कॉलम को भी सीखेंगे, पर एग्जाम में कॉलम यूज नहीं करेंगे। ओके, अब बात करते हैं, हमें तीनों ही सीखना है, हम किसी एक के लिए प्रेफर नहीं करेंगे। अब पहले समझते हैं ये सर इनवर्स जो बता रहे हो करना क्या चाहते। एक बात बताओ बेटा, आप 1/2, मैं समझा रहा हूँ इनवर्स क्या है, 1/2 है तो आप 2 को क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो क्या? yes. ये क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता है। अब कमाल की बात है, ये 1/2 तो अच्छा लग रहा है, 1/3 होता तो भी अच्छा लगता। तो अगर मैं 1 कोई मैट्रिक्स लिखूं तो क्या ये फिजिबल लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसीलिए उन्होंने 1 या 2 या 5 बाई मैट्रिक्स लिखने का कंसेप्ट ही क्या कर दिया, हटा दिया। मान लो ये मैट्रिक्स थी तो उसने 1/a को क्या बोल दिया, सीधा a इनवर्स बोल दिया। बोलने के पीछे रीजन क्या था कि जो डिवाइड है वो एक पैटर्न है। अगर कोई नंबर होता ना तो मैं डिवाइड ही लिखता उसको, पर ये पूरा एक पैटर्न है। अगर किसी नंबर से अगर किसी पैटर्न को डिवाइड करोगे या डिवाइड के फॉर्म में लिखोगे तो दैट इज नॉट अ ethical condition to be define the nature of the what divide. So that's why we just make this condition in a inverse nature. Is it okay or not? सब समझ में आ गया कि हम इनवर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पैटर्न है और पैटर्न को डिवाइड करना, this is not a logical thought. That's why we must have to make this condition in a general formation. इतनी बात क्लियर हो गई? बढ़े आगे? yes. चलिए अब हम बात करते हैं वापस। तो मैं पहला मेथड जो इक्वेशन, इस एक्सरसाइज को मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस एक्सरसाइज के अंदर इक्वेशन फॉर्मेट आ चुका है, तो मैं आज इक्वेशन फॉर्मेट को ओवर करने जा रहा हूँ। यानी मैं इनवर्स का भी एक नेचर क्लियर करूंगा। कौन सा? इक्वेशन पैटर्न। इक्वेशन पैटर्न क्या है वो समझो। तो
ए की क्यूब माइनस 6a² प्लस 2i इक्वल टू जब 0, यानी इक्वेशन जब 0 के इक्वल हो, किसके इक्वल हो? 0। और ऐसा भी नहीं है कि 0 के इक्वल हो, मतलब किसी भी एक नेचर में, ए में हो, आई में हो, 0 में हो, तो हम उसको डील कर सकते हैं। और खासकर आपको 0 में ही मिलेगा, यानी 99.99% आपको इक्वल 0 ही मिलेगा। पर अगर वो ए में हो, आई में हो, ठीक है, और 0 में हो, तो तीनों केस में हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और लॉजिक वाला पॉइंट, मगर उस लॉजिक को समझने के लिए आपको लिखने के तरीके पर भी ध्यान देना होगा। अच्छा, आप कहें तो मैं ए की क्यूब को a² इंटू ए लिख सकता हूँ। अगर आप ये माने कि सर 6a इंटू ए स्क्वायर को ए ऐसे लिखा जा सकता है और इसको ऐसे 2i। ठीक बेटा जी। एक खासियत क्या है इसकी कि हम क्या निकालना चाहते हैं? इनवर्स निकालना चाहते हैं। इनवर्स निकालना चाहते हैं ना, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स बोथ साइड। क्यों? यहां लिख देता हूं, टू फाइंड ए इनवर्स। इतनी बात क्लियर हो गई? ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है ऊपर वाले का, ये आपकी हेल्प के लिए सिर्फ लिखा है, आपको ट्राई करना। बुक में इनवर्स नहीं दिया है, मैं एडवांस में पूछ रहा हूँ, और ये आगे चल के मिल जाएगा। तो मैंने क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं ए इनवर्स से प्रोडक्ट करता हूँ तो ए इनवर्स जिस भी साइड यूज होगा वो सभी के साथ उसी साइड में प्रोडक्ट होगा। ये लिखने के तरीके पे ध्यान रखना है, मतलब ये एडवांस कंडीशन है जिसमें आप कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहा ए इनवर्स, मैं अगर राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सबके राइट में मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सबके लेफ्ट में करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं राइट साइड करूंगा तो सबके राइट में करूंगा, और लेफ्ट साइड करूंगा तो सबके लेफ्ट में करूंगा। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले वापस फॉर्मेट पे चलता हूँ और आपके सामने एक प्रॉपर्टी और लिख देता हूँ, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ए इंटू ए इनवर्स, और ए इनवर्स इंटू ए, ये आई के इक्वल होता है। क्या होता है? आई के इक्वल। अब सर ये बात थोड़ी ना हजम सी नहीं हुई, थोड़ा क्लियर करो। तो बेटा ये जो है ना ए, अब आप एक बात बताओ, मैं कहता हूँ 2 इंटू 1/2 क्या होगा मेरा बच्चा? 1 होगा। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं ए इंटू ए इनवर्स, तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ? ए इंटू 1/a कट गया, ये किसके इक्वल होगा? नहीं, ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ए और ए इनवर्स बोथ आर द मैट्रिक्स पैटर्न ना, तो रिजल्ट भी किसमें प्रोड्यूस होगा? मैट्रिक्स में। हाँ, हमें पता है 1 की ही बात की जा रही है, हमें ये मालूम है ये 1 ही है, पर मैट्रिक्स में हम 1 को तो 1 बोलते नहीं, 1 को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं, इसलिए हम उसको ऐसा लिख रहे हैं। ओके, तो इसे क्लियर कर दो, समझ में आ गया है? अब हमने बात करी यहाँ पे, तो एक बात समझ में और आ गई कि सर हम ना इसको आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6 से, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? आई बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? हाई बोल सकते हैं।
और इसे भी क्या बोल सकते हैं, ए इनवर्स कह सकते हैं। और ये क्या हो गया 0। यहाँ से मुझे क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना अब आई के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो सेम मैट्रिक्स आती है। हाँ जी। मैंने ऊपर वाली जो लाइन इक्वेशन लिखी वो समझ में आ गया आपको? यस। आपका कोई कंफ्यूजन हाँ नहीं जी। है? नहीं। अब अगर मैं आई के साथ किसी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करता हूँ तो वो सेम ही रहेगी, है ना? हाँ जी। ये 6 आई है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। हाँ अगर ये हाँ आई जी। है तो आई रहेगा। अब मैंने यहाँ आई और इसको क्या किया था, ए इनवर्स लिख दिया था, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। नहीं। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है कि ए इनवर्स टू ए इनवर्स क्या होगा, 6a माइनस 7i और माइनस का ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब ए स्क्वायर आपको निकालना आता है, 7i यस। निकालना आता है, हाँ 6 जी। भी निकालेंगी। और जब सबको सॉल्व करेंगी तो जो वैल्यू आएगी उसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड, राइट। ना? ये हाँ जो जी। हमें तो इनवर्स चाहिए ना, इनवर्स क्या होगा, 1/2 6a माइनस 7i माइनस का ए स्क्वायर। फिर से बता दूं, मैं ना आपको पढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रख रहा हूँ। वो बातें ये हैं कि जो आप आगे चल के अगर मान लो एनडीए का एग्जाम देती हैं या जेई मेंस का एग्जाम देती है, ठीक है, तो उनमें जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इन लॉजिक से क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस फैक्ट से क्वेश्चन उठकर आएगा। कई बार आया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं जेई मेंस वगैरह एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन आपको इनवर्स वाला वहीं पर मिलेगा। तो वहां पर सॉल्व कराने की बजाय डायरेक्ट मिलता है एनडीए के एग्जाम में। तो मैं इन बातों का ध्यान रख रहा हूँ, जो बुक से रिलेटेड कंसेप्ट हैं जो मिलते जुलते हैं उन पे आप फोकस रखेंगे, डायरेक्ट निकालना सीखेंगे, ठीक है? ओके। चलिए, तो फिलहाल ये क्लियर हो गया, ए इनवर्स इज हाँ जी। 1/2 6a माइनस 7i माइनस ए स्क्वायर इज इट ओके और नॉट? तो इनवर्स हमारा क्लियर हो गया कंसेप्ट। अभी हमने इनवर्स सीखा है, पर किससे सीखा है, इक्वेशन मेथड है ये, यानी इक्वेशन फॉर्म गिवन होगी तो वहां से हम डायरेक्ट इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है? ओके। ध्यान रखना, इक्वेशन गिवन कंडीशन में ही इनवर्स निकालने की कंडीशन बताइए, बाकी अभी नहीं बताइए, वो बाद में बताऊंगा। यहाँ तक ओके है? श्योर हो आप? यस। चलो यस। शेयर करूँ स्क्रीन। हाँ जी। अब ना आपके पास जो क्वेश्चंस है वो अप टू 15 16 तक मैंने समझा दिया, 17 तक समझा दिया। अब मैं 18 क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप इतने वेरी लग गए तो समझ सकते हो कि इसके आने के आसार बहुत ज्यादा है एग्जाम के अंदर। आपके फर्स्ट यूटी में तो मतलब मुझे लगता है कि टीचर एग्जाम में क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक है? अगर फर्स्ट यूटी में नहीं मिला तो आपके फर्स्ट टर्म में इस क्वेश्चन के आने के आसार ज्यादा है। मतलब एक बार इसके साथ मुलाकात तो आपकी होने वाली है इस क्वेश्चन की, जो मैं आप क्वेश्चन आपको कराने जा। तो देखिए, दिखाई दिया क्वेश्चन? हाँ जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा ये आपके पास है और ये मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2। ये लिखे चाहे ना लिखे हम तो आइडेंटिटी क्या मानेंगे, 2x2 ही मानेंगे ना, क्योंकि ऑर्डर ही 2x2 का है, ठीक? अब हमें ना शो करना है इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को। अब जैसे मैंने बोला इस मैट्रिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डाल दिए, मतलब इन्होंने छोड़ा नहीं है। और मैंने आपसे बोला ट्रिग्नोमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट है या इतनी जरूरी है और इसकी अच्छी नॉलेज हमें होनी जरूरी है, क्योंकि ये लगभग सभी चैप्टरों के अंदर यूज होने वाली है। इसके बाद शायद नहीं मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री इन 2 चैप्टरों के अंदर, 3 और 4 के अंदर, बट इसके बाद केवल ट्रिग्नोमेट्री से ही मुलाकात करनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेटा जी क्या है, आई प्लस ए। तो अगर मैं एलएचएस की बात करता हूँ, 1 बाई 1 करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है? एलएचएस में आई प्लस ए है तो मैं क्या लिखूंगा,
1 0 0 1, और ए बेटा जो दिया हुआ है वही लिखेंगे 0 -10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 0, यही ना। हाँ जी। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 -10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 1, ये मिल जाएगा। हाँ जी। ओके, एक और छोटी सी बात, हम ना चैप्टर नंबर 2 चीजें एक साथ लेकर चलेंगे। क्या बेटा जी, पहले हम क्या चलेंगे, एनसीईआरटी यूनिट वाइज चलेंगे। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिट फर्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। यूनिट सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8 और 9। और बीच में अगर आप करना चाहो तो एक चैप्टर नंबर 1 है, थर्ड यूनिट कर लो उसको 1। इसको मैं पहले ही करवा दूंगा, अगर स्टार्ट नहीं करना होगा तो मैं पहले ही करवा दूंगा चैप्टर फर्स्ट। अब नेक्स्ट आपकी यूनिट में इसको अपने हिसाब से यूनिट ब्रेक कर रखिए मैंने। इसके बाद हमारी यूनिट 4 होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, एलपीपी, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट होगी हमारी प्रोबेबिलिटी, और सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट ये है वेक्टर एंड थ्योरी। ये एक साथ, ये ध्यान रखना, ये एक साथ कराने वाला है। और हम क्या करेंगे, एडवांस तो बुक पढ़नी है, बिना उसके आपको पता है होने वाला तो कुछ है नहीं, पर हम साथ साथ इसको रिपेयर भी करते चलेंगे। रिपेयर का सेंस ये है कि एनसीईआरटी और फिर साथ में ही इसका एग्जाम्पलर करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, एनसीईआरटी, फिर क्या करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये पढ़ेंगे। इनके पढ़ने के साथ साथ इनके एग्जाम्पलर, जैसे ये तीसरा चौथा ये कंबाइंड चैप्टर है, तो इसका एग्जाम्पलर भी एक साथ ही करेंगे। पहले दोनों चैप्टर करेंगे, फिर एग्जाम्पलर करेंगे। फिर इन चैप्टरों को कराऊंगा कहाँ तक, 2 से लेकर 6 तक कराऊंगा। फिर इनके क्या करेंगे, एग्जाम्पलर करेंगे। फिर 7 कराऊंगा तो उसका एग्जाम्पलर डिस्कस करेंगे। 8 कराऊंगा तो 8 का एग्जाम्पल, और 9 कराऊंगा तो 9 का एग्जाम्पल, फिर 1, ठीक, फिर उसका एग्जाम्पल। इसी तरह से बाकी सभी चैप्टर के मैंने अरेंज बना रखे। ये होगा हमारा पहला फेज। दूसरा फेज मैं फिर आपको असाइनमेंट दूंगा। क्या दूंगा, असाइनमेंट, जिनमें उन क्वेश्चनों पे हम बहुत काम करने वाले हैं जो आते ही एग्जाम में या एग्जाम में मॉडिफाई होंगे, या किस तरह से पूछे जाते हैं, किन किन क्वेश्चनों का फोकस होगा, कई बार रिपीट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, वो अलग से बात होगी, ठीक है। वो तो खैर अलग है, वो पढ़ने का अपना अलग पैटर्न है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, चलिए। तो हम अब यहाँ पर आपको एक चीज से फ्रैंक रहना बेटा, मेरी क्लास में अगर स्कोर आना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर स्कोर तभी आ सकता है जब आप ईमानदार रहेंगे। ईमानदार का सेंस ये है कि अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता या थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है तो बिना किसी हेजिटेशन के आप बोलेंगी सर मुझे इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दो। अभी हमारे पास टाइम है तो हम उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करके प्रॉपर सीख सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में हमें तकलीफ ना हो। और अगर आपने नहीं सीखा तो आगे चल के आपको उसके लिए परेशान होना पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई दिक्कत लगे किसी टॉपिक में तो बिना किसी हेजिटेशन के आप बोल देंगी सर मुझे उसे डिटेल में कराइए। ओके, चलो आगे बढ़े। तो हमने एलएचएस निकाल दिया। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आरएचएस के बारे में बात कर रहे हैं। आरएचएस बेटा जी क्या दिया हुआ है, वो दिया है I माइनस ए और इनटू में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखो हमारे लिए समस्या क्या है, आई माइनस अगर ए बोलता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो ऊपर आई प्लस ए था, ये आई प्लस ए था ना, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता, 1 माइनस 0 1 होता, 0 ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाता प्लस का, tan अल्फा बाई 0 माइनस 10, तो यहाँ पर क्या आता माइनस का tan अल्फा बाई 2।
और बीटा जी वन यहाँ पर होता, कोई हाँ कंफ्यूजन? जी। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम है नेक्स्ट में, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। मेरी वॉइस आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं वॉइस में? नहीं। अब समस्या यहां से शुरू होगी। मेरा जो एलएचएस है वो किस नेचर में? अल्फा बाई 2 tan कितने थे? टेन ट्रिग्नोमेट्री में 10 और अल्फा बाई 2 के नेचर। अब यहाँ पर जो आरएचएस में सॉल्व कर रहा हूँ उसका नेचर क्या है? cos sin और अल्फा। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि सारे के नेचर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए ना, तभी हो पाएगा। Yes. अब मैं यहाँ पर कुछ अलग से बताने जा रहा हूँ। कॉस अल्फा तो हम लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा को लिखेंगे 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। ये आपने फॉर्मूला याद कर रखा है? हाँ जी। चलिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। कॉस अल्फा अगर याद करो आप, तो आपने कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पढ़ा है। हाँ जी। अगर मेरे पास इसी से रिलेटेड कॉस अल्फा हो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकता हूँ। हाँ जी। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है बेटा जी, तो 1 है। हाँ जी। और आपको 1, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 होता है ना? हाँ जी। अगर ऊपर हाफ एंगल है तो नीचे फॉर्मूला भी किस फॉर्म में लोगे आप? हाफ की हाफ फॉर्म में एंगल। लोगे। अब अगर मुझे 10 में चाहिए कंडीशन, तो मैं क्या करूंगा? कॉस स्क्वायर से क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड। है ना? अगर मैं हाँ जी। कॉस स्क्वायर को सारी सभी टर्म्स को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, आप क्या देखेंगी? tan के टर्म्स में आ जाए। आ गया 10 की फॉर्म में। हाँ जी। ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी कॉस इन टर्म ऑफ टेन। ठीक, ऐसे ही हाँ अगर जी। हम साइन साइन की बात करते हैं, किसकी? साइन अल्फा की। तो साइन 2 अल्फा क्या होता है? अगर हम साइन 2 अल्फा की बात करते हैं तो क्या होता है बेटा जी? cos थीटा sin थीटा। ऐसी साइन 2 अल्फा के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अब साइन 2 अल्फा की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और अगर साइन अल्फा होता तो मैं क्या लिखता ऐसे? 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर मुझे 10 में आंसर चाहिए, इसमें चाहिए 10 में, तो tan क्या करूंगा मैं? कॉस और स्क्वायर अल्फा बाई 2 से क्या करूंगा? डिवाइड। कर दूंगा, यही करूंगा ना? हाँ जी।
अगर ऐसा करूंगा तो क्या होगा, एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब बच्चा जी ये ध्यान रखना है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन सेम दे दिया तो वेल एंड गुड, पर अगर एग्जामिनर ने इस कॉस की जगह कॉट दे दिया तब फार्मूला कैसे करोगी। ये मैंने प्रूफ जो किया या एक्सप्लेनेशन जो दी, इस एक्सप्लेनेशन के पीछे वजह है, क्या वजह है? अगर बीच का कोई स्टेप आए तो एग्जैक्टली एग्जामिनर जरूरी थोड़ी ना है 10 में ही क्वेश्चन देगा। मैंने ही लास्ट सेशन में अपने मतलब स्कूल के अंदर पेपर करते समय क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, 10 की जगह कॉट दे दिया। तो और भी टीचर ऐसे कर सकते हैं, अगर बच्चे को बनाना आता है तो वो कर जाएगा, और अगर नहीं आता तो फिर गया क्वेश्चन। तो क्या इजी था, फॉर्मेट सेम है। अभी 10 में निकाला तो 10 निकालने के लिए क्या किया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। अगर कॉट चाहिए होगा तो किससे करोगी, साइन अल्फा बाई 2। साइन स्क्वायर अल्फा से करोगे, काम खत्म। यानी फॉर्मेट क्लियर है तो आप फॉर्मूले अपने आप भी बना सकते हो। अच्छा, अब छोटा सा काम, अब हमारे पास ये तो आ चुका, मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या था, अच्छा एक छोटा सा इजी बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ कंटिन्यू मोड में लिख रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यू मोड। यहाँ से फिर ब्लैक उससे स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं पुट कर लूँ यहाँ पर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं tan अल्फा बाई 2 को थोड़ी देर के लिए क्या मान लूँ, x मान लेता हूँ, ठीक। क्यों माना, इसकी वजह है, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो 1 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई में क्या है, अब इसकी जगह क्या आ चुका है, इस कॉस की जगह क्या आ चुका है बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये तो मैं क्या लिखूं इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस साइन है तो क्या होगा, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फाइनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यही है ना, ठीक। अगर मैं इसको प्रोडक्ट करूं तो मैंने इजी बनाने के लिए ऐसा किया। अगर मैं इसका प्रोडक्ट करता हूं तो 1 इंटू दिस, ये एज इट इज आ जाएगा। अब मैं x से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस x से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बातें एकदम क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। सेकंड, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -x प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस 1 से करोगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब 1 से करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बेटा जी देखो, एलसीएम तो सेम ही है, इसको अगर एक साथ किया जाए तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बनेगा, इसका भी एलसीएम सेम है। अब एक साथ करते हैं तो ये माइनस का एक्स प्लस सॉरी माइनस का एक्स की क्यूब ये बनेगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे सॉल्व करोगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अगर हम इसकी बात करते हैं आगे से तो आपको नजर आ रहा है कि ये और ये दोनों कट कर क्या बन गए, 1। और अगर मैं ऊपर से माइनस एक्स कॉमन निकाल लूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, आया ना। यहाँ से एक्स कॉमन निकाला तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा। यहाँ से क्या मिला आपको, 1 माइनस एक्स
x पर 1 और आपने क्या बोला था इसको कि ये 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और ये 1, तो ये आपका क्या आ गया RHS आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? पक्का आ गया, समझ में कोई दिक्कत नहीं है? अब बेटा यहाँ पर ना कुछ मतलब कुछ एक फॉर्म्स है जो थोड़ी सी अलग है, जो कि कह सकते हो किस फॉर्म में है, एप्लीकेशन फॉर्म में, और जो अब तक मैंने पढ़ाया है उसको मतलब वर्डिंग के अंदर कन्वर्ट की गई कंडीशन से। अब इसके बारे में ना हम डिटेल में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अगर मैंने अभी एप्लीकेशन कराई तो अभी इतनी सारा जो आपको समझाया है ना सब कुछ क्या हो जाएगा, मैशअप हो जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, मैं होमवर्क अब बढ़ा रहा हूँ, सिर्फ 6 क्वेश्चन 18 तक, अप टू 18 तक आपका काम क्या क्या है, ध्यान से सुनिए। Do all the example and all the question of first exercise and second exercise till 18. That's it. Not max, मतलब मैं इससे ज्यादा आपको नहीं करानी कुछ। ठीक है, इतना तो कर लोगी। फिर वर्डिंग, जो वर्ड प्रॉब्लम है और केस फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टी पे भी काम करने वाले हैं, यानी नेक्स्ट क्लास में मैं मैट्रिक्स की लगभग जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उसे एक जगह कंसाइल कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जगह एक जगह कंसाइल